नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बांग्लादेश में अब स्थितियां बदल रही हैं। धीरे धीरे बांग्लादेश में छाए हुए शायद संकट के बादल हट रहे हैं। संकट के बादल वहां के आम लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर और जबरन सत्ता में काबिज किए एक व्यक्ति के द्वारा कठपुतली बनाई सरकार पर, उन सब पर से शायद अब धीरे धीरे बांग्लादेश की स्थितियां सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को बिना निर्वाचन में गए ही अपनी कठपुतली बना लिया था, वो बांग्लादेश अब धीरे धीरे इस व्यक्ति के खिलाफ बोलना शुरू हो रहा है। जिस तरह से सत्ता के दम पर, विदेशी ताकतों के दम पर, पाकिस्तान के प्रभाव में इसने बांग्लादेश के लोगों के साथ अत्याचार किया, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलकर आना शुरू हुई हैं। परिणाम निकलता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, सब अपने हिस्से का इसके खिलाफ काम करना शुरू कर चुके हैं। ये तो पद छोड़कर जाने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में इनकी एक मंशा, जो हमने आपके सामने साझा की थी कि यह व्यक्ति जो जुलाई चार्टर लेकर आ रहा है, उसका उद्देश्य था कि यह चाहता है कि खुद राष्ट्रपति बने, उसकी धज्जियां उड़ना शुरू हो चुकी हैं। उसकी धज्जियां उड़ना शुरू हुई, इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रमाण है जुलाई चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए थे बांग्लादेश में, जब वोट डले थे कि हां हम संविधान बदलने को तैयार हैं, राष्ट्रपति को ज्यादा ताकत देने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री की ताकत घटाने को तैयार हैं, उस रेफरेंडम पर बीएनपी ने काम करने से मना कर दिया है। बीएनपी नेताओं ने शपथ तो ली, लेकिन उन्होंने रेफरेंडम के आगे चलते हुए या फिर शपथ में इस बात की शपथ नहीं ली कि हम रेफरेंडम के कारण अब बांग्लादेश का संविधान बदल देंगे। उन्होंने मना किया कि हम बांग्लादेश का संविधान बदलने वाले होते ही कौन है। इतना ही नहीं, इसके समय पर, या कहिए तो शेख हसीना के भी समय पर, जो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, वो भी अब इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में बंधक बनाने की कोशिशें की। क्या है राष्ट्रपति के आरोप, वो भी आज के सेशन में जानेंगे। और राष्ट्रपति जो आज भी चालू हैं, मतलब आज भी पद पर हैं बांग्लादेश में, अगर वो इस तरह खुलकर बयान दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि अब ये खुली और मुक्त हवा में सांस ले पा रहे हैं। यूनुस डिड नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेडलाइन आज की हेडलाइन है कि इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, मुझे अंधकार में रखा। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का यह बयान ऐसे समय पर कि वो व्यक्ति संविधान से ऊपर होकर के दुनिया भर की यात्राएं कर रहा था, राष्ट्रपति को बिना बताए आदेश दे रहा था। ये सारी स्थितियों को इन्होंने एक एक करके अखबार में उजागर कर दिया है। हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। जो अब तक सब चुप मारकर बैठे थे, जनमत के आगे सब अब अपनी ताकत को महसूस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो छात्र आंदोलन हुआ, जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ मोमेंटम तैयार किया गया, लगने लगा कि पूरा बांग्लादेश शेख हसीना के खिलाफ है। वो प्रदर्शनकारी 300 में से मात्र 6 सीट जीत पाए। इससे अंदाजा लगाइए कि 300 का प्रतिनिधित्व 6 लोग कर रहे थे। विचार करिए, जिस बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की बयार है कहकर स्टूडेंट अपराइजिंग को पूरी दुनिया ने यह माना कि शेख हसीना के तानाशाही के खिलाफ सब प्रदर्शन हो रहा है, वो लोग पूरे बांग्लादेश को कन्विंस तक नहीं कर पाए कि वाकई में शेख हसीना में गलत क्या था। विचारणीय है कि शेख हसीना के समय पर अपोजिशन में रही पार्टी बीएनपी आज सत्ता में है, शेख हसीना भारत में है, और वो लोग जिन्होंने ये सारे प्रदर्शन किए, वो आज यही आरोप बीएनपी पर लगा रहे हैं कि बीएनपी को जिताने में भारत ने मदद की थी, भारत ने बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित किया। यह बयान एनसीपी के वो नेता, जो छात्र नेता थे, जो पहले अवामी लीग के खिलाफ यही हथकंडा अपनाए थे कि शेख हसीना को भारत ने जितवा दिया और बांग्लादेशियों को भारत के खिलाफ किया, अब वही नेता बयान देकर के बीएनपी का साथ भारत सरकार ने दिया कहकर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में लोग उनकी मजाक बना रहे हैं। ये सारी चीजें, लेकिन इन सब के अलावा तारिक रहमान, जो कि नए प्रधानमंत्री बांग्लादेश के बन चुके हैं, बड़ी ही समझदारी से एक एक करके सेना के उन अधिकारियों को हटाते जा रहे हैं, तबादले कर रहे हैं, नए प्रमोशंस और पद सृजित कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी बांग्लादेश में अस्थिरता लाने में सहयोग किया हो या फिर अपने लोगों को जगह देने का प्रयास हो। सारी बातें डिटेल में एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले एक जरूरी बात, और वो जरूरी बात ये
कि आप सबको बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस कोर्स पर बहुत ही अल्टीमेट रेस्पॉन्स हमारी टीम की तरफ से रिसीव किया जा रहा है। मेरे तमाम साथी जो कि इस समय मेरे साथ जुड़ करके तमाम एआई टूल्स सीख रहे हैं, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस कोर्स में यदि आप भी एनरोल होना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जीवन में उपयोग में आने वाले 20 से अधिक ऐसे एआई टूल्स जिन्हें आपने कभी ना कभी यूज करना पड़ सकता है, उनकी हम प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ भी उपलब्ध है, जिससे आप एनरोलमेंट इजी कर पाएं। आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी विस्तार से। चर्चा है साथियों बांग्लादेश के चुनाव से उत्पन्न हुई स्थितियों की, क्योंकि चुनाव से पहले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश चला रहे थे कार्यवाहक सलाहकार बन करके, लेकिन फील पूरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की संयुक्त रूप से ले रहे थे। बांग्लादेश में चुनाव होते हैं। चुनाव में दो प्रकार के वोट डलते हैं। एक वोट डलता है पार्टियों के लिए कि भाई किस किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। वह पार्टियों में मेजर पार्टी थी बीएनपी और एक तरफ जमात। जमात के साथ वो छात्र थे जिन्होंने शेख हसीना की सत्ता को पलटा था। तो दो प्रमुख धड़े होकर के चुनाव होते हैं। जनता ने बीएनपी को बहुमत दिया। इसके साथ साथ एक और पत्र था जिस पर साइन हो रहा था, यानी चुनाव में दो प्रकार के बैलेट पत्र पर हस्ताक्षर जनता कर रही थी। एक और पत्र जिस पर साइन हो रहे थे, उसमें यह कहना था कि क्या बांग्लादेश का संविधान बदला जाना चाहिए। 70% से अधिक बांग्लादेशियों ने अपने वोट में यस करार दिया कि जी हां, संविधान बदल दो। क्या डिमांड की थी इस संविधान बदलने में? यदि हां शब्द था तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति ताजीवन प्रधानमंत्री नहीं रह सकेगा, केवल 10 साल तक ही प्रधानमंत्री रह सकेगा। यह जो बात यहां वाली बात थी जिसके बारे में रेफरेंडम हुआ, इसका सीधा सा अर्थ था जैसे शेख हसीना या खालिदा जिया, मतलब बैटल्स ऑफ बेगम ही थी बांग्लादेश में। 35 साल से महिलाओं का शासन था, यानी जब तक हैं वो तब तक शासन में है और पार्टी की मुखिया भी हैं, तो एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सब रहने वाला था। बांग्लादेश ने बांग्लादेश के संविधान को बदलने के लिए वोट किया। बीएनपी सत्ता में आई, लेकिन आते ही इनकार कर दिया कि नहीं, हम ये नियम नहीं मानेंगे। कौन सा? आजीवन सत्ता में रहने का। तारिक रहमान अभी भारत की तरह जवान नेता हैं और उन्हें आने वाले समय में अपने आप को निर्बाध रूप से प्रधानमंत्री बने रहने की जगह दिख रही है। ऐसे में वो खुद ही ऐसे दस्तखत क्यों करेंगे जिससे 10 साल से ज्यादा उन्हें कोई प्रधानमंत्री बनने ही ना दे। कंडीशन इसमें यह भी डाली गई कि राजनीतिक दल का अगर कोई अध्यक्ष है तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इस तरह के संविधान संशोधन और प्रधानमंत्री की ताकत को कम करने की बातें इस संविधान संशोधन में थी। प्रस्तावित था कि प्रधानमंत्री को अपनी ताकतें राष्ट्रपति से साझा करनी होंगी। राष्ट्रपति जिन पावर्स को यूज करेंगे, वो पावर आने वाले समय में मानवाधिकार आयोग का, सूचना आयोग का, तमाम प्रकार के आयोगों का निर्माण करेंगी। कंक्लूड लोगों ने यही किया कि ये सारे प्रयास, ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में देखने वाले मोहम्मद यूनुस को करारा झटका बीएनपी ने दे दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली तारिक रहमान के जो सांसद साथी हैं, उन्होंने 17 तारीख को जब सरकार के शपथ ग्रहण हो रहे थे, उस समय पर शपथ में एमपी की तो शपथ ली, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो जरूरी शपथ थी वो नहीं ली। कहा कि अभी हम इसे कानूनी नहीं मानते। किसे कानूनी नहीं मानते? बोले संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन कानूनी रूप से होना चाहिए, रेफरेंडम से नहीं। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था लिखी नहीं है। ऐसे में हम साइन करके क्या ही कर लेंगे, इसलिए हम साइन नहीं कर रहे। बीएनपी बहुमत में है और वो साइन करने से जैसे ही पीछे हटती है, तुरंत जमात बौखला जाती है, छात्र बौखला जाते हैं और वो कहते हैं कि हम ओथ ही नहीं लेंगे अगर आप लोगों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। हम ओथ नहीं लेंगे यदि आपने संविधान संशोधन करने का वादा पूरा नहीं किया। बोले जैसी आपकी मर्जी। हम आपको बता चुके हैं कि हम बहुमत में हैं, जनता ने हमें स्वीकारा है, दुनिया ने हमें स्वीकारा है, अब तुम्हारी मर्जी। सारे काम होते हैं और बांग्लादेश के अंदर खुलकर काम होने शुरू हो जाते हैं। बीएनपी सत्ता में और संविधान परिवर्तन साइड में, यानी मोहम्मद यूनुस के एक बड़े सपने पर पानी फिर गया। किस सपने पर? वो ये पद चाहते थे। कौन सा पद? जिस पर बैठे हैं शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन
फिलहाल हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति, जो आरोप लगा रहे हैं मोहम्मद यूनुस पर कि साहब वो व्यक्ति तो संविधान मानता ही नहीं था, जो संविधान बदलने की बात करता है। यह आरोप आज हेडलाइन बना है। क्या हेडलाइन है? हेडलाइन है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस कभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ही नहीं करते थे, और तो और उन्होंने मुझ तक को बंधक बनाकर रखा था। मैं राष्ट्रपति भवन से बाहर नहीं निकल पाता था। और वो व्यक्ति जब तक सत्ता में रहा, मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा कि वो व्यक्ति जब तक सत्ता में रहा, जो कि एक कार्यवाहक था जिसको जनता ने नहीं चुना था, उसने मुझे खुद काम करने के लिए अपना अधीनस्थ बना लिया था। बोले 2 बार तो मेरे विदेशी दौरे उस व्यक्ति ने रद्द करवा दिए। मुझे एक बार कतर के आमीर ने निमंत्रण भेजा, मुझे नहीं जाने दिया। मुझे कोसोवा जाना था, मुझे वहां नहीं जाने दिया, और खुद से मैसेज कर दिया कि राष्ट्रपति अपने कार्यक्रम में बिजी हैं। बोले इतना ही नहीं, इन्होंने जो चुनाव से एक दिन पहले अमेरिका के साथ समझौता किया है, उस तक की जानकारी मुझे नहीं दी। इसका मतलब राष्ट्रपति ने पूरे देश को यह बता दिया कि मोहम्मद यूनुस राष्ट्रपति से भी अपने आप को ऊपर समझ रहे थे, प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझ रहे थे, जिन्हें जनता का 2% समर्थन नहीं था। विचारणीय बात है साथियों, मोहम्मद यूनुस छात्रों के नेताओं के रूप में काम कर रहे थे। छात्रों का नेता, छात्रों के वोट मिले हैं, 6 विधायक या सांसद बनकर आए हैं, 6 सांसद एनसीपी के बनकर आए हैं, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। उनकी वजह से वो व्यक्ति सत्ता में था। सोचकर देखिए दुर्भाग्य बांग्लादेश का कि 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल के करीब शासन करने वाला व्यक्ति, जिसके पास कोई जनमत नहीं, कैसे अमेरिका ने यहां पर बिठा के रख दिया था, और कैसे सोशल मीडिया के प्रभाव में बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तित हो गई थी। विचारणीय है, जिसके पास जनमत नहीं, वो केवल और केवल दंगों के दम पर शासन करके बैठ गया था। बांग्लादेश के साथ गुप्त, बांग्लादेश अमेरिका के साथ गुप्त समझौता तक कर लिया था। यह जानकारी मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी दी थी। अपने एक सेशन में बताया था मैंने कि यह चुनाव से जस्ट पहले अमेरिका से बात करके आया है। कुछ ट्रेड डील गुप्त करी है। राष्ट्रपति खुद निकल कर आए और बोले कि उन्होंने मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि खुद वो 14 से 15 बार विदेश गए, लेकिन राष्ट्रपति से एक बार भी नहीं पूछा। जबकि परिपाटी यह होती है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री, जैसे लोकतांत्रिक देशों में अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करके जाते हैं, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, बता के जाते हैं। बोले उन्होंने मुझे बंग भवन में ही बंद करके रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे बंग भवन में मारने की प्लानिंग तक की। बंग भवन क्या कहानी है? जहां पर राष्ट्रपति का निवास होता है। कौन है ये शहाबुद्दीन? अब इनके बारे में भी जान लीजिए। असल में मोहम्मद शहाबुद्दीन शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से ही नेता रहे, लंबे समय तक लोकप्रिय नेता रहे। शेख हसीना ने इन्हें राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। ये तब से राष्ट्रपति हैं 2023 से। शेख हसीना जब गई उस समय ये राष्ट्रपति थे। इन पर दबाव बनाया कि आप भी उनकी पार्टी की वजह से बने थे, आपको पद से हटना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप लोगों पर गोली चलाने जैसा हो या जो भी हो, राष्ट्रपति को पद से ना हटाया जाए, ये इन्होंने अपनी दरखास्त दी। कहते हैं कि इन्हें उस समय बीएनपी के किसी बड़े नेता ने कहा कि आप पद पर बने रहिए, हम आपके साथ हैं। यानी राष्ट्रपति को पद से ना हटाने के पीछे भी बीएनपी उस समय खड़ी थी। इंटरेस्टिंग है, शेख हसीना ने ही अपनी बहन के पति को आर्मी चीफ बनाया था, उसे भी नहीं हटाया गया, क्योंकि शेख हसीना के बिठाए हुए लोग सत्ता में थे। शेख हसीना भारत आ गई थी, बीएनपी सेना को और राष्ट्रपति को बैकडोर पर समर्थन दे रही थी। छात्रों की इस पूरी कार्यवाही में, इस तरह के उपद्रव में, ये अपने पद पर बरकरार रह गए। छात्रों ने प्रयास तो किया, जैसे शेख हसीना के घर पर अटैक किया, जिसकी वजह से शेख हसीना को छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, वैसे ही इनके यहां पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। लेकिन मोहम्मद यूनुस इन्हें इस तरह से प्रेजेंट करते रहे कि मैं इनका हमदर्द हूं, मैं इन्हें चाहता हूं कि पद पर रहें। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी ओर वो इन्हें हर तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। यह जानकारी राष्ट्रपति ने खुद एक अखबार को अपने इंटरव्यू में दे दी है। और तो और इन्होंने यह तक कहा कि मेरे पास, मतलब राष्ट्रपति उस दौर में यह तक कहे थे कि मेरे पास शेख हसीना के इस्तीफे का कोई कागज नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने उनसे सब जगह फ्रॉजरी करवाने का प्रयास किया। खैर जो भी है, बांग्लादेश में अब सारे राज खुल करके धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये वो
प्रोटेस्ट हैं जो इनके घर यानी कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली भीड़ के हैं, जो राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रपति जैसे तैसे पद पर बने रह गए क्योंकि अपोजिशन का इनका साथ था और साथ की वजह से ये अपने पद को कंटिन्यू करने में कामयाब हो गए। कुल मिलाकर के बांग्लादेश में अब नई बयार है, भारत को यहां पर इनवाइट किया जा रहा है और मोहम्मद यूनुस अपने पद से रवाना हो चुके हैं। अपने पद को छोड़ते हुए इन्होंने तस्वीरें डाली, इन्होंने कहा कि अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर से हम अपने एनजीओ के लिए काम करेंगे। एनजीओ का काम करने के लिए ये टेलीकॉम भवन मीरपुर के अंदर अपने साथियों के साथ दिखाई पड़ते हैं, वापस से जाकर अपना एनजीओ चलाना शुरू करते हैं। खैर, अमेरिका ने जिसे उठाया, यहां से उठाकर वहां ले जाया, वो सारा काम इनके साथ हुआ और इन्होंने बांग्लादेश का दुनिया में मजाक बनाया। ये वापस से अपने लोगों को लेकर बैठ गए हैं कि चलो फिर से अपना एनजीओ चलाएंगे। मोहम्मद यूनुस तो चले गए, लेकिन अब अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका की तरफ से उनके यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर मार्च के प्रथम सप्ताह में अमेरिका से बांग्लादेश आ रहे हैं। इस समय पर तारिक रहमान की सरकार है और जब वो मोहम्मद यूनुस के साथ हुए समझौतों को इनके सामने रखेंगे तो देखने लायक होगा कि क्या असल मायने में बातें यूनुस कर गए थे। हो सकता है यूनुस जाने से पहले अमेरिका से यह डील कर गए हो कि साहब चाहे जो कर लेना, बस मेरे ऊपर फोर्सेस मत छुड़वा देना, बाकी देखा जाएगा। चर्चा है कि बांग्लादेश के साथ अमेरिका दो बड़े समझौते करने जा रहा है, एक जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और दूसरा एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट। ये दो बड़े एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ अमेरिका करने जा रहा है। इन दोनों ही एग्रीमेंट्स में वो मिलिट्री इंफॉर्मेशन साझा करना और जरूरत पड़ जाए तो बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल करना चाहता है। मोहम्मद यूनुस इन समझौतों को ही करने वहां गए थे, ऐसी चर्चा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पहले भी 2019 में, 2023 में, 22 में अमेरिका से यह ऑफर पा चुका था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मोहम्मद यूनुस इन्हीं को करने गए थे। शेख हसीना इन हस्ताक्षरों को ना करने के कारण सत्ता से हटा दी गई। अब तारिक रहमान है, देखना होगा कि ये आने वाले समय में अमेरिका के कितने दबाव में रहते हैं। आपने बढ़िया से शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण के बाद सीधा सेना मुख्यालय पहुंचे, सेना के साथ में बातचीत की और सेना के अधिकारियों को उनके पदों पर प्रमोशन दिया, काम के अंदर उन्हें बढ़ोतरी दी। भारत में जो अटैच थे ब्रिगेडियर लेवल के एक व्यक्ति, उन्हें बुला करके एक पद पर और ऊपर स्थापित कर दिया, प्रमोट कर दिया और अधिकारियों से बातचीत करके अपने जो विश्वस्त अधिकारी हैं उन्हें अपनी तरह से काम के अंदर आगे बढ़ाया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया। यह सब ऐसे समय पर हुआ जब पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में अपने पसंद के लोगों से डील कर रहा था। बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे पाकिस्तान पैर पसार रहा था। इन्होंने पदों को ही बदल दिया, इन्होंने कई लोगों में नए नए पद निकाल दिए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर को सीजीएस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया। इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफ़िकुर रहमान को प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बना दिया। इन्होंने कई अपने चहेतों को और जो एलिजिबल थे उन लोगों को जो इनकी नजर में थे उन्हें पदों पर बिठा दिया। यानी कि बांग्लादेश में पहले भी सेना ही इस कार्यवाहक सरकार को चलाने में कामयाब रही थी। बीएनपी ने भी अपने लिए सेना में अपने लोग बिठाने शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश के सेना का फेरबदल बड़ी चर्चा बनकर आ रहा है। कारण था कि मोहम्मद यूनुस की सेना के साथ नहीं बन रही थी। सेना ने इनको बीच में ही दबाना शुरू कर दिया था और कहा था कि बहुत दिन हो गए आपको सरकार चलाते हुए, तुरंत चुनाव कराइए। इस पर मोहम्मद यूनुस भड़क गए थे। इस पर हमने सेशन भी किया था से 9 महीने पहले ही, जब बांग्लादेश की सेना ने कहा था या तो तुम हटो नहीं तो हम तख्ता पलट कर देंगे। तब इन्होंने कहा कि मैं चुनाव कराने को तैयार हो रहा हूं, मेरे कुछ आकाओं के काम है वो निपटा दूं। खैर, इन्होंने चुनाव करवाए, बहुत दिनों बाद करवाए, इतने दिनों तक कार्यवाहक नहीं रहते, लेकिन इन्होंने चुनाव लेट करवाए। सेना इस समय बांग्लादेश को साध कर खड़ी रही। देखना होगा कि आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर वर्तमान सरकार, सेना, राष्ट्रपति भविष्य में इस जैसे लोग ना आ जाएं, इनका इलाज कैसे करती है। आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं? क्या बांग्लादेश की जनता ने जो संविधान संशोधन के लिए वोट किया उस पर उन्हें ठग लिया गया? क्या अब बीएनपी के जो तारिक रहमान हैं वो आकर के फिर से वही शेख हसीना की तरह लंबे समय तक सत्ता में रहने का सपना लेकर आए हैं? क्या अब ये सो कॉल्ड तानाशाही करने लगेंगे? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए जुलाई चार्टर का सपना देखने वालों का सपना टूट गया है। फिलहाल के लिए इतना ही।
जानकारी अगर पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। बाकी हमारा जो कोर्स है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ दिन शेष हैं, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ हमारा कोर्स उपलब्ध है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैंने इसे बनाया है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको निश्चित सपोर्ट करेंगी ऐसी यूज वाली क्लासेस मैंने यहां पर सिखाई हैं। आप जाकर उन्हें एनरोल कर सकते हैं। लोगों के कमेंट्स, हमारे छात्रों के कमेंट्स यहां पर आने शुरू हो चुके हैं। किसी भी उम्र में, आप गृहस्थ में हैं, गृहिणी हैं, नौकरी पेशा में हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, सबके लिए ये एआई टूल्स काम के हैं। मैंने बहुत अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन किया है। आप इसे ज्वाइन करें। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।